हमेशा हमारे पास जो भी है उससे कुछ बेहतर चाहते हैं। कार अगर छोटी है तो बड़ी कार चाहिए, घर छोटी है तो बड़ा घर चाहिए, यानी हमेशा कुछ ज्यादा चाहिए होता है और आपको यही ज्यादा अपने निवेश से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपकी निवेश की जर्नी में आपको मिले ज्यादा, इसी पर आज मैं फोकस करने वाली हूँ। और कैसे मिल सकता है ज्यादा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है आशीष पी समैया, जो कि सीईओ है व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के। और आशीष से आज हम समझेंगे कि आप कैसे छोटा सा निवेश करके बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सेव नहीं इन्वेस्ट कर, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मनी 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में हमारी वेबसाइट पर जाइए, इस तरह की और भी स्टोरीज आपको मिलेगी। आशीष जैसे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपको अपनी निवेश की गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है। तो मेरे साथ है आज व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष पी समैया। आशीष, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये समय जो है, जहाँ हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। मैं जो कमा रही हूँ वो नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। वो जो कमा रही हूँ वो मुझे ज्यादा प्यारा हो गया, क्योंकि जो मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका था, वहां मुझे कोई भी इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए अभी क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास कुछ पैसे बच रहे हैं, मैं उसे इन्वेस्ट हम्म। करना चाहती हूँ, करूँ या उस पर अभी चुपचाप बैठी रहूं क्योंकि माहौल ठीक नहीं है? देखिए, ये आप जो बता रहे हो वो तो बिल्कुल बात सही है कि पिछले थोड़े सालों में निवेशकों के लिए जो चैलेंजेस हैं या जो दिक्कतें हैं कि कैसे अपने पैसे या अपने धनराशि को मैक्सिमाइज या मैक्सिमम ग्रोथ उसमें कैसे पाया जाए, ये डेफिनेटली एक तरीके से अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा मैं करीब करीब 1998 1999 के साल में। और तब मुझे याद है कि जब हम लोगों को बताते थे कि आपको शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और किसी को उसमें कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके पीछे की सीधी सीधी वजह ये थी कि तब अगर हम स्टेट बैंक के डिपॉजिट देखें तो 10% के ब्याज दर चल रहे थे। मुझे याद है कि हमारा जो रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिलीफ बॉन्ड्स इशू करता था। दे वर कॉल्ड आरबीआई रिलीफ बॉन्ड्स। तो उसमें 11% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता था, और क्योंकि ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे तो 11% टैक्स फ्री के साथ रिस्क फ्री भी आप समझिए हम्म। इसको। अब वहां से आज आप देखिए, बैंकों के सेविंग्स रेट जो है वो 3% के आसपास है। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक का अगर 1 ईयर डिपॉजिट देखें तो 5%, 5.5% के आसपास होगा, शायद कम ही होगा इससे। तो क्या है कि अब अगर सेविंग करना है या पैसे में अगर हमको ग्रोथ चाहिए, तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सही 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 इन्वेस्टमेंट करना और भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट करके केवल एक रिटर्न पाने की या महंगाई को बीट करने की बात नहीं रह गई है। हम सब चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव किया जाए, अपने सपनों को भी हासिल किया जाए। तो बहुत हम्म। सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से सही सही निवेश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कहाँ सही व्हीकल कौन सा हो सकता है इन्वेस्टमेंट का? स्पेशली अगर मैंने अभी नौकरी शुरू की है, मैं 20s में हूँ और मैं बहुत ज्यादा नहीं सेव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट बच रहा है महीने में। तो क्या कहाँ आप निवेश करने के लिए कहेंगे? क्योंकि अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसमें तो लमसम आपको एक बार डिपॉजिट करना होता है। पीपीएफ भी अगर है तो आप उसमें आप थोड़े थोड़े डाल सकते हैं, लेकिन वो उतना लंबा पीरियड होता है। और जिस तरह से हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट्स पर प्रेशर देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता पीपीएफ में बहुत लंबे समय तक हम देखेंगे 7.1। सो जो नए इन्वेस्टर है, 20s में है, यंग है, उन्हें आप कहाँ कहते हैं वो कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें अभी? देखिए, एक जब आप सवाल पूछ रहे तो आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें आया कि ज़्यादा पैसा नहीं बच पा रहा है, जिनकी ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि नई नई शुरुआत कर रहे, ज़्यादा पैसा नहीं बचता है। तो खास बात यह है कि जैसे आपके सवाल का जवाब मैं यही बताने वाला था कि जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये एक सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। और ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स का सारा पैसा जो है वो शेयर बाजार में ही लगता है।
क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी तरह तरह के होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर बाजार में, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के हैं, लेकिन खास बात यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ, इस तरीके का होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में ये रखने वाली बात है कि एक कोई, जैसे आप एफडी की बात कर रहे थे, तो उस तरीके कोई बड़ा कॉर्पस नहीं चाहिए शुरुआत करने के लिए। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पर मंथ जो है, उससे भी शुरुआत की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो नई शुरुआत कर रहे हैं, शायद पेरेंट्स के साथ घर पे रहते हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट या रेंट पे रहते हैं, तो जो भी पैसा बचाया जाए, कम से कम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छोटी बड़ी रकम की चिंता मत करिए, जो भी अवेलेबल है उससे स्टार्ट करिए। दूसरी बात, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी आगे जा कर के ज़्यादा फायदा होगा। और तीसरी बात यह है कि स्टार्ट करना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो कुछ नहीं तो 500 रुपया पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यंगस्टर्स जो है नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी से स्टार्ट करें तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा इनके लिए। ठीक है, तो अमाउंट मैटर नहीं करता है, छोटी ही रकम क्यों ना हो, और बहुत जरूरी है कि स्टार्ट करें। फर्स्ट गियर में गाड़ी धीरे चलती है, कम से कम पहला गियर तो लगाइए, फिर दूसरे गियर और तीसरे गियर की बात होगी। तो आशीष कह रहे हैं कि अमाउंट अगर हम बहुत कम भी बचा पा रहे हैं तो भी उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कहा, म्यूचुअल फंड के बारे में कहा कि तरह तरह के हैं। तो म्यूचुअल फंड जब भी सुनते हैं ना, तो हमेशा लगता है कि वो हर्षद स्कैम 1992 की क्या, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो इसमें रिस्क साइड भी होता है, क्योंकि हमेशा ना लोग कहते हैं ये यानी मार्केट में पैसा लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। हमने वो साइकिल जो है पिछले 1 साल में तो देखा ही है। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? ये मतलब हम हाई रिटर्न है फिर हाई रिस्क भी ले रहे हैं क्या अपने पैसे को, जब हम जी, डालते हैं म्यूचुअल फंड में? ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि आपने बॉलीवुड तरीके का या मूवी के तरीके का एग्जाम्पल दिया है स्कैम 92 का। तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और रिस्क को लेकर के एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उसी तरीके से बॉलीवुड ने और एक चीज़ हमको सिखाई है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। तो ये इक्विटी मार्केट की, वाह। इक्विटी मार्केट्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेकर के ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमको। क्योंकि अगर आप देखिए, फरवरी 2020 में निफ्टी का लेवल 12,400 था, और मार्च 2020 में जब कोविड आया तो 7,600 देखने को मिला हमको। लेकिन फिर बिल्कुल। नवंबर 2020 में 12,400 और अब 15,600 जो ये सब हम देख रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट्स की खास बात ये है कि ऊंच नीच ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप डटे रहे और अगर आप पैनिक नहीं करें, तो पुराना लेवल फिर से आपने को अल्टीमेटली इवेंचुअली देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि एक प्रगतिशील देश है, देश की जीडीपी में, आर्थिक व्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, उसके साथ ही साथ कंपनियों की ग्रोथ हो रही है, उसके साथ ही साथ जो पूरे कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम की भी ग्रोथ हो रही है, हर तरीके के गुड्स सर्विसेज में ग्रोथ हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर इंडिया एज अ कंट्री में अगर ग्रोथ है, तो इक्विटी में ग्रोथ होना अनिवार्य है। अब इसमें बात ये सही है कि बाजार जो है वो कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, ऊंच नीच लगी रहती है। और दूसरी बात, हमने शुरुआत में बताया कि आपको हर महीने एसआईपी करना है। तो अब आप पिछले साल का एग्जाम्पल फिर से ले लीजिए। अगर आपका 500 रुपये का एसआईपी लगता है फरवरी 2020 में, तो ज़रूर मार्च 2020 में नीचे के लेवल में फिर एक 500 का एसआईपी लगता, फिर अप्रैल में भी लगता, मई भी लगता है, जून में भी लगता। तो एसआईपी करने का फ़ायदा यही है कि ये जो सैलरीड क्लास है उसके लिए आइडियल तरीका है। और क्योंकि इक्विटी में ऊंच नीच लगी रहती है, इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि इक्विटी में तो हर महीने ही पैसा लगाया जाए, लमसम नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 500 रुपये की एसआईपी का, तो जैसा अभी आपने स्क्रीन पे देखा होगा, अगर 500 रुपये की भी एसआईपी अगर कोई लगाता है और 20 साल, इसका मतलब ये कि हर साल 6,000 रुपया, तो 20 साल में 1,20,000 रुपया लगेगा। और इसका एवरेज रिटर्न फर्ज कीजिए कि 10% आता है, तो 20 साल में 500 रुपया पर मंथ के रेट पर 20 साल में करीब करीब 38 लाख रुपीज, सॉरी 3,80,000, मतलब 1,20,000 लगाने के बाद उसकी वैल्यू जो है
वो 3,80,000 तक पहुंच जाती है। तो बोलने के लिए ये 500 रुपया पर मंथ है, लेकिन 500 रुपया पर मंथ जुटाते जुटाते अगर किसी का करीब करीब 4 लाख रुपया बन जाता है, और 10% के बजाय समझो 12% होता है, 11% होता है, कभी 9% होता है, तो क्या है कि अमाउंट बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि भले ही 500 रुपया हो, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में वो किस तरह से मिलते हैं? आप कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि उनको रिटर्न जो है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ साल ऐसे भी हो कि रिटर्न नीचे भी जाए, जो हम मान के चल रहे हैं 8 से 10 नहीं हो, लेकिन कुछ साल हो सकता है 10 से ज्यादा भी मिले। तो ये रिटर्न कैसे इवन आउट होगा? कोई अपना पैसा यहाँ लगाए तो वो किस बात को आप उन्हें कहेंगे कि आप इस बात को ध्यान रखिए और आपको यहाँ बेटर रिटर्न मिलेगा? सी, आप देखिए, हर चीज़ को जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव कंपैरिजन होता है, ठीक है। जब मैं बोल रहा था कि रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट के रेट 10-11% चल रहे हैं, वो हिस्टोरिकल हो गया, हिस्ट्री में था वो 10, आजकल कोई 10-11% का रेट नहीं चल रहा है, राइट। अगर आप पिछली हिस्ट्री, अगर इतिहास को देखते हैं, तो महंगाई का रेट था 8 से 9%। गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टेट बैंक के डिपॉजिट रेट और पोस्टल ऑफिस और वो सब के रेट होते थे 10, 12, 13% के आसपास। तो तब इक्विटी मार्केट का पास्ट रिटर्न 15 से 20% का कंपाउंडिंग है। लेकिन पिछले थोड़े सालों में अगर हम देखते हैं, तो महंगाई भी हो गई 3-4% के रेट पे, सारे के सारे इंटरेस्ट रेट आ गए 6-7% पे, और इक्विटी का रिटर्न आया समझिए 10-12%। तो क्या है कि हमको ये सब चीज़ों को रिलेटिव कंपैरिजन में देखना चाहिए। महंगाई का दर कहाँ है, ब्याज दर कहाँ है, उसके रिलेटिव फिर जो रिस्की एसेट्स हैं जैसे इक्विटी है, उसका रिटर्न भी वहीं से तय होता है। तो अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर इक्विटी में कोई 10, 15, 20 साल के पर्सपेक्टिव से लगाता है, तो 10-12% कंपाउंडेड रिटर्न एक्सपेक्ट करना, ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। ये एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ब्याज दर जो है वो 6-7% देगा। तो इक्विटी पे 10-12% का रिटर्न अगले 15-20 साल में काफ़ी रीजनेबल रहेगा। अच्छा आशीष, मैं आपके सामने एक यंग इन्वेस्टर का सवाल रखना चाहती हूँ। एक यंग इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं 20 साल का हूँ। इनका नाम है अंकुर सैनी, और इन्होंने ये सवाल हमें भेजा था, मुझे लगा आपके सामने पुट अप करना चाहिए। 20 साल का हूँ, मेरे पास अराउंड 2 लाख रुपए है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कौन से म्यूचुअल फंड में आप मुझे निवेश करने की सलाह देंगे? कौन सा म्यूचुअल फंड सही हो सकता है? क्योंकि मैं यही आपसे जानना भी चाह रही थी कि भाई कैसे चुने म्यूचुअल फंड को? देखिए, म्यूचुअल फंड चुनना एक्चुअली आसान नहीं है। एक तो ये अच्छी बात है कि आप इस तरीके के एजुकेटिव प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली सीखने का एक तरीका है। इसके अलावा भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, क्योंकि क्या है, ये इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे ऐसे कहावत है कि भाई पर्सनल फाइनेंस जो है, वो पर्सनल पहले है और फाइनेंस के बारे में बाद में है। सो पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल एंड लेस अबाउट फाइनेंस, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि 20 साल की इनकी उम्र है, तो मैं ये मानता हूँ कि 20 साल की उम्र में इनके अगले 5-10 साल में कोई ऐसे इमीडिएट अर्जेंट गोल्स नहीं है, ऐसा मैं अजम्पशन रखता हूँ कि पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है। और ये 2 लाख रुपए जो लगाने की बात कर रहे हैं, ये अगले 5-10 साल तक पैसा लगा करके इसको रखेंगे और भूल जाएंगे, एक तरीके से इसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि समझो कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो पहले तो बहुत सारे फंड में नहीं लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में 4 भी ज़्यादा है, बट एनीवे 3 to 4 फंड्स इज़ मोर देन इनफ। और इसमें जो अच्छे मल्टी कैप फंड्स जिसको हम बोलते हैं, मल्टी कैप से ये मतलब है कि इसमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये अपना पैसा छोटी कंपनियां, मिड कैप कंपनियां और लार्ज कैप कंपनियां में करीब करीब बराबर डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स जो अच्छे क्वालिटी के हैं और मिड कैप फंड्स, इनको चूज करके 3-4 फंड्स में अगर डिवाइड करें, ये अच्छा रहेगा। दूसरी बात, 2 लाख रुपया एक साथ नहीं लगाएं। अगर इनके पास लमसम अवेलेबल है, तब भी इनको 2 लाख रुपया किसी एक लिक्विड फंड में रखना चाहिए। और अगले 6 से 6 महीनों में ये 2 लाख को एक्चुअली मोर लाइक 30-35 थाउजेंड पर मंथ करके अगले 6 महीने में धीरे धीरे लगाना चाहिए। क्योंकि इनके पास लमसम है, एसआईपी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने एसआईपी के बारे में बताने के समय एग्जाम्पल दिया, इक्विटी मार्केट का चलन ही ऐसा है कि एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऊंच नीच लगी रहती है।
और अगले 6 महीने 12 महीनों में भी ऊंच नीच हो सकती है कोई ना कोई। तो बेटर ये है कि अगले 6 महीने में इसको स्प्रेड किया जाए और 3-4 अलग मल्टी कैप फंड्स में डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो एक बिगिनर है तो मल्टी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही में हमने 500 रुपए की बात की आशीष, पर मुझे पता है कि मैंने और आपने बैठ करके कुछ और भी कैलकुलेशन किए थे, तो मैं चाहूंगी कि कुछ और कैलकुलेशंस भी बताएं। अगर 500 की जगह कोई 500 से ज्यादा का सिप करेगा तो उसे ज्यादा का रिटर्न मिलेगा, और ऑफ वो कोर्स। 5,000 बना देगा तो ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप वो समझाएं जरा, और फिर ये समझाएं कि लमसम वर्सेस सिप, क्यों सिप बेटर है। सो पहले कैलकुलेशन और सिप क्यों बेटर है। श्योर। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे दर्शक हैं और जो भी निवेशक हैं, थोड़ी बहुत अगर किसी को, आजकल यंगस्टर्स तो हैं ये डिजिटली savvy हैं, थोड़ी बहुत अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आती है तो फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे। लेकिन हम्म। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 5,000 इंस्टेड ऑफ 500, स्क्रीन पे अगर हम देखें 5,000 रुपीज़ का एग्जांपल, तो आपको ये दिखेगा कि अगर कोई 5,000 रुपीज़ पर मंथ करते हैं तो फर्ज कीजिए कि साल का हो गया 60,000 रुपया, और 60,000 रुपया 20 साल तक लगाएंगे तो 12 लाख रुपया इनका जमा होगा। और वो 12 लाख की वैल्यू अगर 10% रिटर्न पे कंपाउंड होती है तो करीब करीब 40 लाख 38 लाख रुपया इनका बन सकता है। और आप देखिए कि ये जो है ये एवरेज पीरियड पे स्प्रेड हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ सेविंग। और एसआईपी लमसम के बजाय एसआईपी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप एसआईपी को देखें तो दो चीज़ें हैं। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है इनके लिए वैसे भी इनकी कमाई हर महीने होती है, तो हर महीने सेव करना बहुत ज़रूरी होता है और एक डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बन जाता है। और दूसरी बात कि वैसे ही इक्विटी मार्केट में ऊंच नीच लगी रहती है, सो इट इज़ इवन बेटर कि इक्विटी में एक साथ इन्वेस्ट करने के बजाय सिस्टमैटिकली हर महीने इन्वेस्ट किया जाए। ओके आशीष, क्या सिप स्टार्ट करने की कोई डेट होनी चाहिए? लोग अमूमन जो है फर्स्ट वीक में करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ करूंगी तो मुझे एक बेटर रेट मिलता है उस यूनिट का, एक अच्छा एनएवी मिलता है, या कुछ ऐसे डेट को लेकर कुछ आप फॉर्मूला देना चाहेंगे क्या? कौन सी डेट में आपका एसआईपी शुरू हो महीने में? नहीं, ये अब करीब करीब साइंस और फाइनेंस को छोड़ छोड़ के करीब करीब ज्योतिष विद्या की तरफ जा रहा है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि यार नहीं, ओके। ऐसा कोई डेट नहीं है मेरे मानने नहीं में। नहीं, तो मैं ज्योतिष नहीं, देखिए एनएवी पास्ट का का कुछ फर्क पड़ता है क्या? एनएवी का कुछ फर्क नहीं, पड़ता कोई है भी कि डेट अगर पे मैं फर्स्ट कोई भी नहीं, डेट पे करें? इसके पीछे का कोई साइंस या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि कौन सी ओके। डेट पे करने से सही रहेगा। अगर मैं किसी का एडवाइजर रहूं तो मैं यही कहूंगा कि जिस दिन सैलरी आती है उसके अगले दिन सबसे पहले एसआईपी का डेट होना चाहिए, क्योंकि मंथ एंड में यस। रखेंगे तो डिसिप्लिन खराब भी हो सकता है, राइट? बिकॉज ऐसा बड़े बड़े दिग्गज हैं जैसे वॉरेन बफेट है, इन्होंने कहा है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। इस तरीके हम्म। का आमतौर पे लोगों का हिसाब रहता है, हम्म। बट उन्होंने कहा है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। इस तरीके का हिसाब राइट। होना चाहिए। तो इनकम में से पहले सेविंग करिए अपने फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जब सेविंग कर लेते हैं उसी में से फिर बाद में जो बचता है उससे खर्चा चलाइए, नहीं कि खर्चा पूरा कर लीजिए फिर जो बचा उसको सेव करेंगे। क्योंकि ओके। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है अगर, तो और क्या है कि आज अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल करके सेविंग मैक्सिमाइज करेंगे तो आगे जाकर के इसका डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा मिलेगा। देखिए सेविंग की सबसे खास बात क्या है कि जल्दी शुरू करेंगे और उसको लंबा अरसा देंगे तो उतना ज्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन लेट राइट। स्टार्ट करेंगे तो फिर देखिए क्या है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब मैं आज 20 साल की उम्र में स्टार्ट करता हूँ और हर महीने 2,000 रुपया लगाता हूँ, ठीक है? उसके बजाय अगर मैं 30 साल की उम्र में स्टार्ट करूंगा ना, तो 2 के बदले 4,000 5,000 लगा करके भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां तक मैं 20 साल की उम्र 2,000 रुपया से स्टार्ट करके पहुंचूंगा। सो लेट स्टार्ट करना ये सबसे अवॉइडेबल, मतलब सबसे ज्यादा हानिकारक यही है कि आप लेट स्टार्ट करो। भले छोटी रकम से स्टार्ट करो लेकिन जल्दी स्टार्ट करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपने जो आशीष बीच में कहा था, वक्त, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना वक्त आप देंगे। वक्त जख्म भी भरेगा, और वक्त से आप अगर शुरू करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी कमाएंगे।
थैंक यू सो सब मच लोग आशीष। अच्छा, एक प्लीज ही रैप एग्जांपल अप। मैं हाँ। दूंगा, जैसे सब लोग क्रिकेट देखते हैं तो इनको पता है कि भाई अगर T20 मैच में 20 हम्म। ओवर में फर्ज कीजिए कि भाई 200 रन बनाना है, तो अगर आप पहले 10 ओवर सेटल होने में लगा देंगे और 3-4 रन के रेट से पहले 10 ओवर में खेलेंगे, तो बाकी के 10 ओवर में फिर 12 के रेट से थोड़ी खेल पाएंगे या 15 के रेट से तो नहीं खेल पाएंगे ना। तो क्या बोलते हैं कि भाई 20 ओवर में अगर 200 रन बनाना है, स्टार्टिंग में अगर शुरुआत करने में सेटल होने में टाइम लग रहा है, तो भी कम से कम 6 रन पर ओवर सिंगल्स लेकर के रन तो बनाते रहिए, राइट? लेकिन हम्म। अगर हम सोचते हैं कि भाई पहले 10 ओवर में सेटल होंगे और आखिरी 10 ओवर में 200 रन बनाएंगे, तो मैच तो गया हाथ से। सो छोटा स्टार्ट हो लेकिन जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। छोटा हो लेकिन जल्दी शुरू करें, छोटे अमाउंट से भी करेंगे तो चलेगा, और कोई ज्योतिषाचार्य नहीं चलेगी किस डेट क्या डेट, तो जैसे सैलरी आए वैसे ही सिप कटवाइए और अपने निवेश की गाड़ी को स्टार्ट कीजिए फर्स्ट गियर में। थैंक यू सो मच आशीष पीसोमैया, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और हम आशीष से ऐसे ही और भी निवेश के मंत्र लेते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी सीख है, छोटा सा अमाउंट ही डालिए लेकिन जल्दी शुरू करना जो है ये आपको फायदा दिलाएगा। तो मनी नाइन देखते रहिए, इस तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के इंटरव्यूज जब हम आप करें तो आपको सीधा पता चल जाए और आप लाइव भी इसे देख सके। और साथ ही में हमारी वेबसाइट पर जाकर इस तरह की स्टोरीज पढ़िए जो रखती हैं आपके बटुए का ख्याल। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।